दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था कि जिम कॉर्बेट ने इंडिया क्यों छोड़ा। उस वक्त मैंने प्लान किया था कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं पूरा फुल डिटेल में आपको बताता हूं कि क्या रीजंस थे जो जिम कॉर्बेट ने इंडिया छोड़ दिया था। जबकि एक कंडीशन तो ये थी कि जब जो पुअर ब्रिटिशर्स थे, जो कि गरीब अंग्रेज़ थे, वो जब उनसे बोला करते थे कि भाई इंडिया छोड़ा जाए कि नहीं, तो वो कहते थे क्यों छोड़ना, इंडिया तो हमारा देश है। वो लोगों को जो जो जिम कॉर्बेट लोगों को ये बोला करते थे कि भाई इंडिया नहीं छोड़ना, वो हमारा देश है, उन जिम कॉर्बेट ने खुद इंडिया छोड़ दिया था। तो क्या कारण थे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो क्या था कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो जो अंग्रेज़ लोग थे उसमें जो जाने का क्रम था वो ये था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की सर्विस कर रहे थे जो अंग्रेज, उनको जाने का सबसे पहले मौका दिया गया था। उसके बाद दिया गया था डोमिसाइल यूरोपियंस को, कि जो यूरोपियन तो थे लेकिन इंडिया में बस गए थे। और उसके बाद तीसरा नंबर था एंग्लो इंडियंस का। उस टाइम की जो व्यवस्था थी उसमें क्या था, अंग्रेज हमारे लिए तो कहने के लिए हम आज पढ़ते हैं तो ये था कि भाई अंग्रेज थे। अंग्रेज़ों के अंदर कैटेगरी बटी हुई थी, और वो जो कैटेगरीज बटी हुई थी उसको इंडियंस भी पहचानते थे। यानी कि जो प्योर ब्लड बोला जाता था उन्हें, वो थे ब्रिटिशर्स, कि जो बाहर से आए थे। और नंबर 2 पे आते थे डोमिसाइल्ड यूरोपियंस, जो कि यूरोपियन थे लेकिन इंडिया में बसे हुए थे। और तीसरे नंबर पे आते थे एंग्लो इंडियन। इनकी आपस में शादियां भी नहीं होती थी। तो इस मैटर को तो मैं बाद में बताऊंगा। तो जब इंडिया से बाहर जाने का मौका भी गवर्नमेंट ने दिया, जो उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि जो जा रही थी, उसने भी उसी क्रम में दिया जिस हिसाब से उनकी सामाजिक व्यवस्था थी। जो ब्रिटिशर्स थे नंबर 1 पे आते थे, वो दूसरों से टच में नहीं रहते थे, डोमिसाइल्ड यूरोपियन से ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, उनके क्लब्स भी अलग होते थे। एंग्लो इंडियन की कंडीशन और ख़राब थी, और इवन इंडियंस इस बात को जानते थे। तो वो ब्रिटिशर्स जो नंबर 1 वाले थे उनको जो तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते थे, और जो एक इमेज थी नकारात्मक टाइप की या जो कम इज्जत देने की, वो जब उनको उन ब्रिटिशर से भी मिलती थी और फिर इंडियन से भी मिलती थी तो और वो चिढ़ जाते थे। जिम कॉर्बेट एंग्लो इंडियन थे, कई जगह लिखा है, कई जगह लिखा था कि डोमिसाइल्ड यूरोपियन थे। उन्होंने अपनी बुक्स में भी अलग अलग जगह पे जिक्र किया है। तो जो डोमिसाइल्ड यूरोपियंस थे या जो एंग्लो इंडियन थे, वो गवर्नमेंट की सेवा इस जुनून में ज़्यादा करते थे कि उनके ऊपर गवर्नमेंट की निगाह पड़े। तो वापस उस बात पे आता हूँ मैं कि जब सबसे पहला मौका दिया गया था तो वो ब्रिटिशर्स को, उसके बाद फिर डोमिसाइल्ड यूरोपियंस को, और तीसरे नंबर पे दिया गया था एंग्लो इंडियंस को। उस टाइम पे ये अफवाहें फैल गई थी कि इंडिया से जब ब्रिटिश चले जाएंगे तो इंडिया के हालत बहुत ख़राब हो जाएंगे और अंग्रेज़ औरतों के साथ अत्याचार किया जाएगा और अंग्रेज़ लोगों को जान से मार दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अफवाह चल रही थी। और जिम कॉर्बेट के बहुत सारे दोस्त आईसीएस थे, इंडियन सिविल सर्विसेज। आइबर्टसन का नाम आपको याद ही होगा, शिकार भी साथ में करते थे, बचपन के दोस्त थे। और एक बुक में उनके बारे में कॉर्बेट ने जिक्र भी किया है कि मैं और आइबर्टसन 2 ही अंग्रेज़ थे पूरे ज़िले में। यानी वो ये बताने के लिए कि मैं डोमिसाइल्ड यूरोपियन हूँ, क्योंकि उस जो कैटेगरी थी एंग्लो इंडियन वाली, अंग्रेज़ों में सबसे नीचे आती थी। और एक बार एक गांव वाले ने बताया था कि उसने जिम कॉर्बेट से बोला कि आज़ादी आ रही है, तो जिम कॉर्बेट ने बड़े ही थोड़ा सा टॉन्टिंग वे में बोला था कि तुम लोगों की आज़ादी आ रही है, हमारे बारे में अब कौन सोचता है। और एक बार थोड़ा दुखी मन से बोला था कि किसी ने बोला कि साहब आप क्यों जा रहे हो। तो जब वो जाने का मन बना रहे थे तो उन्होंने कहा था, देखो अब हमारे सारे लोग जा रहे हैं अंग्रेज़, अगर हम यहाँ रुक गए तो हमें दफनाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा और कोई हमारी पूछ परख करने वाला भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पे उन्होंने दफनाने का वर्ड लिखा है, लेकिन जिम कॉर्बेट ने इच्छा जाहिर की थी कि उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया जाए, उनकी चिता जलाई जाए।
हालांकि उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, उन्हें दफनाया ही गया था। लेकिन जो उनकी सिस्टर थी मागी, उन्हें उनका अंतिम संस्कार ही किया गया था, उन्हें जलाया गया था। 1963 में डेथ हुई थी जहाँ तक उनकी। और उसके बाद जो उनकी राख थी, अस्थियाँ थीं, वो जिम कॉर्बेट की जो कब्र है नियरी में, केन्या में, उसके बगल में दफनाई गई थी। अब कॉर्बेट ने केन्या को ही क्यों चुना था? क्योंकि वो केन्या जाते रहते थे। उन्होंने एक पार्टनरशिप में एक वहाँ पे फार्म हाउस भी रखा हुआ था, और क्योंकि वहाँ वाइल्ड लाइफ भी थी, ब्रिटिश कॉलोनी था, तो बहुत कुछ इंडिया से मिलता जुलता हिसाब किताब तो उन्हें लग रहा था कि उनकी लाइफ इंडिया जैसी ही वहाँ रहेगी। और जब इन्होंने डिसीजन लिया तो काफ़ी जल्दी लिया। उसके बाद इन्होंने अपना गरनी हाउस बेचने की कोशिशें तेज कर दी, और 21 नवंबर 1947 को इन्होंने मिसेस कलावती वर्मा को 50,000 रुपये में बेच दिया गरनी हाउस। और जब बेच दिया तो कॉर्बेट ने बोला कि मुझे उम्मीद है कि आप उतनी ही खुशी के साथ इस मकान में या घर में रहेंगे जितनी खुशी के साथ हम लोग यहाँ रहते थे। और आपको एक बात मैं बता दूं कि इस घर में कभी कोई मरा नहीं है। कॉर्बेट की फैमिली मेम्बर्स की बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन गरनी हाउस में किसी की नहीं हुई थी। उनके काला डूंगी वाले घर में तो हुई। उनकी मदर और उनकी जो हाफ सिस्टर थी मेरी डोले, क्योंकि आपको मैंने दूसरे वीडियो में बताया कि जिम कॉर्बेट 15 भाई बहन थे, जो कि उनके माता पिता की ये सेकंड मैरिज थी, तो उनके पिता के 3 बच्चे साथ में आए थे, उनकी माता के भी 3 बच्चे साथ में आए थे, और 9 बच्चे उनके खुद के हुए थे। तो मागी और कॉर्बेट तो एक ही माँ बाप के संतान थे। मेरी डोले उनकी हाफ सिस्टर थी। तो जब जिम कॉर्बेट ने बेचा, उसके बाद मैगी ने बोला कि ये जो पियानो रखा है इसको हमने यहाँ से कभी हटाया नहीं था। तो फिर उसके बाद वो गरनी हाउस भी एक प्राइवेट म्यूज़ियम की तरह बना हुआ है, तो वो पियानो मिसेस कलावती वर्मा ने भी वहीं छोड़ दिया था। और अपना काला डूंगी वाला मकान भी, बंगला भी कॉर्बेट ने उन्हें ऑफ़र किया था कि आप ख़रीद लो, लेकिन क्योंकि वो गांव में था, दूर था, जंगल के नज़दीक था, तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया नहीं। कॉर्बेट को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उन्होंने उसे बेचा नहीं, एक पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी अपने वकील को कि जब बायर मिले तो बेच देना। और बाद में वो 2,000 रुपये में बेचा गया। बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था जो यूपी गवर्नमेंट का, जब उसने ख़रीदा तो शायद 20,000 रुपये का उन्होंने बेचा। पहले मैंने पढ़ा था कि 14,000 रुपये में कॉर्बेट ने घर बेचा था, लेकिन बाद में मुझे मालूम चला कि 14 में नहीं बेचा था, 2,000 रुपये में बेचा था। जब उन्होंने गरनी हाउस बेचा तो उन्होंने उसके बाद जब डील हो गई 50,000 रुपये में, तो एक पूरा लिफाफा दिया जिसमें लेटर्स थे, और उन्होंने बताया कि ये देखो गरनी हाउस के ज़्यादा पैसों के ऑफर्स थे, तो अगर आपको अभी के अभी और ज़्यादा पैसे कमाने हो तो आप इन बायर्स को बेच सकती हो। तो उन्होंने पूछा फिर आपने क्यों नहीं बेच दिया? तो वो हंस के बोले देखिए हमारी डील तो 50,000 में हुई थी ना। तो उसका एक रीज़न लोग बताते हैं कि जिम कॉर्बेट, क्योंकि ये इनके नॉन थी कलावती वर्मा जी, तो लोग बोल रहे थे कि कॉर्बेट वापस आना चाहते थे, वो जा रहे थे लेकिन उन्हें लग रहा था कि वो वापस लौटेंगे, तो वो नहीं चाहते थे कि अनजान आदमियों को दे दें, नॉन लोगों को देना चाहते थे कि अगर वो लौट के आए तो वापस खरीद सके, एक लिहाज रहे। इसीलिए वो अपना मकान काला डूंगी वाला भी उनको बेचना चाहते थे कलावती वर्मा जी को, और इसीलिए वो टैक्स पे करते रहे। लैंड रेवेन्यू था जो 910 रुपये था सालाना, यानी लीगली वो प्रॉपर्टी ओनर थे, जो खेत थे वहाँ के काला डूंगी वाले इलाके के, जहाँ आज उनका म्यूज़ियम है। जब कॉर्बेट की डेथ हो गई तो उसके बाद मागी देती रहीं जब तक वो ज़िंदा रहीं बाकायदा वहाँ से, और उन्होंने नैनीताल के बैंक का अपना अकाउंट भी बंद नहीं किया था। यानी उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। जो काला डूंगी वाला मकान जब 2,000 रुपये में बिक गया था, तो उन्होंने बायर को, जिसने ख़रीदा था, ऑफ़र दिया था कि मुझे वापस बेच दो, क्योंकि मैं गाँव के लोगों के लिए वहाँ पर पंचायत घर बनाना चाहता हूँ। जिम कॉर्बेट ने नैनीताल छोड़ा था 30 नवंबर 1947 को। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने झील के पानी की तरफ देखा, वो चमक रहा था चांदी की तरह से, और उन्होंने सोचा कि अब हम इसको दोबारा कभी देख नहीं पाएंगे। उनके जो सर्वेंट्स थे उनकी आंखों में आंसू थे, और वो जाना चाहते थे बॉम्बे, लेकिन बॉम्बे में होटल्स नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि जितने भी अंग्रेज़ थे बॉम्बे से ही जा रहे थे, ज़्यादातर लोग शिप से ही जा रहे थे, और सारे होटल्स बुक थे। लेकिन इनके एक फ्रेंड थे जिम कॉर्बेट के, जो कि बॉम्बे में थे, उन्होंने एक
सी फेसिंग फ्लैट इनके लिए अरेंज कर दिया था कि जब ये बॉम्बे पहुँचे और जब तक इनका जहाज़ जाना था उस पीरियड में वहाँ वो रहे थे। जब दोस्तों बॉम्बे जाना था कॉर्बेट को तो उन्होंने जो रूट लिया था लखनऊ से ट्रेन ली थी बॉम्बे के लिए। हालांकि वो आगरा से भी ट्रेन ले सकते थे लेकिन उन्होंने लखनऊ से ली। और उसके बाद जब वो पहुंच गए तो यहाँ से उन्होंने जाने के पहले ही जो अपना सामान पैक किया था वो 31 पार्सल्स थे, रेलवे में बुक कर दिए थे। और जब वो पहुँचे और जब उनका डिपार्चर था, उनके जहाज़ का नाम था SS अरोंडा, तो उसमें जब वो जा रहे थे तो रेलवे से जो पार्सल उनके पहुँचे वो 21 पहुँचे, यानी बुक किए थे 31, पहुँचे थे 21। उसके बावजूद कॉर्बेट ने गुस्सा नहीं किया था। उन्होंने बोला था कि इतना ज़्यादा रेलवे के ऊपर वर्कलोड है, इतने सारे अंग्रेज जा रहे हैं, कि उन्होंने 31 में से 21 पार्सल पहुंचा दिए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर जहाज़ से ही उन्होंने लेटर लिखा था 11 दिसंबर को। वो मोम्बासा तक जहाज़ से गए थे और वो 14 दिसंबर को पहुंचने वाला था लेकिन लेट हो गया था एक दिन। उन्होंने जगत सिंह नेगी थे जो उनके बड़े खास थे, उनको एक लेटर लिखा था कि अपना पुराना घर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा दुखी करता है और अपने पुराने दोस्त छोड़ना बहुत दुखी करता है। और उन्हें चिंता थी राम सिंह की जो उन्हें छोड़ने आया था लखनऊ। और जब राम सिंह को प्लेटफार्म पे वो रोते हुए छोड़ गए थे तो उन्हें बहुत ही परेशानी हो रही थी। पूरे सफ़र में उन्हें राम सिंह की याद आती रही। तो उन्होंने पूछा था कि भाई राम सिंह ठीक से पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था, और वो काला डूंगी में है कि नैनीताल में है। उन्होंने ये भी बोला कि राम सिंह से बता देना कि हर महीने उसे 10 रुपये मिलेंगे मेरे बैंक अकाउंट से। और जो जिम कॉर्बेट का काला डूंगी वाला बंगला था उसके सामने की ज़मीन भी राम सिंह को उन्होंने दी थी घर बनाने के लिए। लेकिन राम सिंह का दिल इतना दुखी हो गया था कि जब साहब ही, कारपेट साहब जैसा कि उनको बोला जाता था, कि जब कारपेट साहब ही चले गए तो मैं काला डूंगी में रह के क्या करूँगा। तो उसने बहुत ही कम पैसे में अपना घर बेच दिया किसी को और गढ़वाल चला गया, वहाँ उसने अपना घर बना लिया। लेकिन उसे वो 10 रुपये मिलते रहे जब तक वो ज़िंदा रहा। अब जब कॉर्बेट पहुँचे तो वहाँ आइबर्टसन पहले से ही पहुँच चुके थे जो उनके खास दोस्त थे। तो नैरोबी में आइबर्टसन के साथ रहे कुछ दिन, फिर वो आ गए नेरी, और यहाँ पे आउटस्पैन होटल था और उसके जिस कॉटेज में रहे उसका नाम था बैडन पॉवल कॉटेज, और उसी कॉटेज में रहते रहे जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो गई। और जिम कॉर्बेट जहाँ रह रहे थे बैडन पॉवल कॉटेज में, वहाँ उन्होंने बहुत सारे, वहाँ एक तरह से बर्ड सेंचुरी बना दी थी। करीब 26 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स वहाँ आती थी। उन्होंने फ़ोटो भी ली है और कुछ फ़ोटोज़ हैं जिसमें जिम कॉर्बेट के हाथ में एक चिड़िया बैठी है और उसे खिला रहे हैं। केन्या पहुँच के जिम कॉर्बेट ने अपनी एक सफारी कंपनी शुरू कर दी थी जिसका कि नाम था सफारी लैंड। और जो उनके बर्ड्स थे, जब वो उनका एक जिसमें पार्टनरशिप थी 1947 में, एक फार्म के पार्टनर बने थे, तो वो वहाँ अक्सर जाया करते थे। और जब वहाँ जाते थे तो यहाँ उनके जो सर्वेंट्स थे उनको इंस्ट्रक्शंस होते थे कि भाई बर्ड्स का ध्यान रखो। जब वो काला डूंगी में भी रहते थे तो भी उनकी एक टेबल थी बर्ड की, वैसी ही टेबल उन्होंने जहाँ बर्ड को दाना वगैरह खिलाया जाता था वहाँ नेरी में भी बनाई हुई थी। और दोस्तों, जब तक जिम कॉर्बेट इंडिया में थे उनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। कई बार एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे जो कि उनके दोस्त थे जियोफ हॉपकिंस, उनके घर अक्सर जाया करते थे। तो उन्होंने बताया था कि जो उनका काला डूंगी वाला बंगला था कि एवरेज सेटअप था उसके घर के अंदर का। इवन जो फॉरेस्ट बंगलोज होते थे उनके बहुत अच्छे होते थे गवर्नमेंट वाले, तो बहुत ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं रखा था इन्होंने। ये मान के कि ये एक तरह से कैंपिंग की जगह थी। जब वो अपना नैनीताल में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती थी तो वो यहाँ आते थे। हालांकि जो उनका गर्नी हाउस था नैनीताल वाला वो वेल मेंटेन्ड था, फुल्ली फर्निश्ड था। लेकिन जब जिम कॉर्बेट केन्या पहुँच गए थे तो उनके आर्थिक हालात ठीक हो गए थे, क्योंकि उन्होंने जो बुक लिखी थी मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊँ, वो सुपरहिट बुक थी, बहुत बढ़िया कर रही थी। उसकी जो रॉयल्टीज़ मिल रही थी उसकी वजह से जिम कॉर्बेट की आर्थिक स्थिति वहाँ पे जाके ठीक हो गई थी। फिर तो वो इंग्लैंड वगैरह भी विजिट करते थे। और वैसे उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं, ज़्यादातर की तो मैं सीरीज़ कर चुका हूँ अपने दोनों चैनल मिला के, ये वाला चैनल और जो दूसरा है मेरा विवेक अवस्थी वाइल्ड लाइफ स्टोरीज़। लेकिन
एक बुक उन्होंने लिखी थी जो मार्केट में बेचने के लिए नहीं आ पाई, वो थी जंगल स्टोरीज। उसकी ज़्यादा नहीं 100 कॉपीज़ के आसपास उन्होंने छपवाई थी और वो गिफ्ट देते थे फ्रेंड्स को। ये बुक उन्होंने पहले लिख दी थी, इंडिया में ही थे, तो इस बुक की वजह से उन्हें बड़ी जान पहचान हो गई थी। जो एक बार वो जो गवर्नर थे उनको उन्होंने गिफ्ट में दी थी ये हेली, और उनके यहाँ गवर्नर के यहाँ जब आए वाइस रॉय लिनलिथगो, तो उन्होंने ये बुक देखी तो उन्होंने उनसे बोला यार ये बुक मुझे भी चाहिए थी। तो उन्होंने बताया कॉर्बेट साहब को, तो उन्होंने वाइसराय साहब को भेजा। अब उन्होंने जो बुक पढ़ी उसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं इन जगहों पे जाना चाहता हूँ। तो वो 3 बार हंटिंग ट्रिप पे आए थे काला डूंगी, और जिम कॉर्बेट के मेहमान थे। मतलब मेहमान तो गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में थे, लेकिन सारे इंतज़ाम जिम कॉर्बेट ने कराए थे। और उसका भी एक मज़ेदार किस्सा है कि एक पनवा करके लड़का था, वो मोती सिंह का, जिनको कि शिकार सिखाया था जिम कॉर्बेट ने पनवा को। तो जिम कॉर्बेट का था कि भाई बंदूक की केयर करो, बंदूक से प्यार करो, उसकी इज्जत करो, रेस्पेक्ट करो। पनवा ने एक बार क्या किया, बोर कैनाल, वो उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो बोर कैनाल का वीडियो है, छोटी हल्द्वानी का वीडियो है जिम कॉर्बेट के गाँव का पूरा। तो पनवा ने जो नदी थी बोर नदी, उसकी रेत पे राइफ़ल रख दी। कॉर्बेट साहब पहुँचे वहाँ पे, देखा उन्होंने, उठाया, अपना रुमाल निकाला, रुमाल से पूरा साफ़ किया, उसका बंदूक को साफ़ किया। और उसके बाद पनवा से बोला कि एक काम करो, ये जो बड़ा सा पत्थर है ना, ये ले चलो, मुझे दवाई बनाने के लिए ज़रूरत है। अच्छा भारी पत्थर था, पनवा उठा के लाया, हाँफते हाँफते, पसीना पोंछते पोंछते, और जब उसने काला डूंगी वाले बंगले में पत्थर गिराया वहाँ पे, तब वो बोले कि अब आगे से कभी भी राइफ़ल को रेत पे मत रखना। मतलब वो पनिशमेंट दी थी उन्होंने पनवा को कि तुम्हें पत्थर कैरी करो क्योंकि तुमने राइफ़ल रखी है। लेकिन उसी पनवा का किस्सा है कि क्या था, जब ये वाइस रॉय आए थे तो इन्होंने सारे गांव वालों से बोला कि देखो बड़े लाट साहब आ रहे हैं, और जब गोली चलेगी, बहुत सारे जनरल लोग भी आ रहे हैं, तो जो पहली गोली चलनी चाहिए, जो टाइगर मरना चाहिए, वो बड़े लाट साहब से ही मरना चाहिए, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाएगी हम सब लोगों की। तो सबको समझा दिया था, और अलग अलग जब बीट ऑर्गेनाइज करना था, हाका करना था, लोगों को तालियां बजानी थी, शोर करना था, ताकि टाइगर बाहर निकले फिर वो मारे। तो कई सारे मचान बने बड़े बड़े जनरल के, और एक मचान था जिसमें वाइसरॉय साहब बैठे थे। अब जब हाका किया गया तो 2 टाइगर निकल के आए बाहर, और वो जो घुसने लगे तो एक जो पनवा था वो एक जनरल के बगल वाले मचान पे था, और वो बिल्कुल उसने देख लिया कि ये तो जो जनरल साहब हैं ये गोली मारने वाले हैं उसको, टाइगर को। और कॉर्बेट साहब ने बोला था कि भाई चाहे जो हो जाए, पहला टाइगर मरना चाहिए वाइसरॉय की गोली से। तो एकदम से पनवा को कुछ समझ में नहीं आया, तो वो चिल्लाया ज़ोर से, देखो साहब शेर 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 शेर, ज़ोर से। तो जब, क्योंकि टाइगर इसी डायरेक्शन में आ रहा था जिधर से उसको वो जनरल साहब मारने वाले थे, टाइगर ने आवाज़ सुन ली, एकदम से वो घुस गया, उसी तरफ चला गया जिस तरफ वाइसरॉय का मचान था, वो बाई चांस चला गया। अब वो जनरल साहब को इतना गुस्सा आया, उन्होंने राइफ़ल घुमा दी पनवा की तरफ। अब पनवा घबरा गया, जल्दी से उतरा और भागा नीचे की तरफ। जब नीचे भागा तो दूसरे मचान पे बैठे थे कॉर्बेट साहब, वो चिल्लाए कि बेवकूफ़। अच्छा, जब वो गाली देते थे ना लोगों को तो पाजी बोलते थे, पाजी। तो बोलते पाजी भाग, जल्दी जल्दी चढ़ जा, नहीं तो वो खा जाएगा, घायल टाइगर तुझे खा जाएगा। क्योंकि वाइसरॉय ने गोली चला दी थी, उस टाइगर को लग गई थी जब उनके डायरेक्शन में भागा था। तो भी ये नहीं रुका, और ये फिर कॉर्बेट के मचान पे ही चढ़ गया। तो कॉर्बेट ने बोला कि क्या क्या चक्कर, क्यों भाग के आ रहे हो? तब उसने मैटर बताया कि भाई ऐसा ऐसा था, वो गोली मार रहे थे तो मैंने टाइगर को भिदका दिया, अब वो मुझ पर गुस्सा है। अब वो जनरल उतर के आए और इसको पनवा को चिल्लाने लगे बहुत कुछ। तो कॉर्बेट ने इसका फेवर लिया, और फिर दोनों के अंदर काफ़ी गर्मा गर्मी हुई, कॉर्बेट और जनरल के बीच में। कॉर्बेट डरते तो थे नहीं किसी से, क्योंकि उनकी तो जान पहचान वाइसरॉय से थी। तो पनवा को कुछ समझ में तो नहीं आया मैटर क्या है, बस क्योंकि अंग्रेजी तो उसे आती नहीं थी, लेकिन बार बार वो बास्टर्ड बास्टर्ड उसको सुनाई दे रहा था, दोनों लोग बोल रहे थे एक दूसरे को। तो ये पनवा का मैटर हुआ था। तो जो उनकी वाइसरॉय से जान पहचान हुई थी, वो उनकी उस बुक जंगल स्टोरीज़ की वजह से हुई थी, कि उसको पढ़ के वाइसरॉय आया, और 3 बार आए। एक ट्रिप में तो उन्होंने 5 टाइगर एक बार में मारे थे। और जब
एक बार वॉइसरॉय ने पूछा था कि इंडिया में कितने टाइगर हैं, तो जिम कॉर्बेट ने जो एस्टिमेट बताया था यही बताया था 3,000 से 4,000 टाइगर है इंडिया में, और 10-15 साल में एक भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा था कि इतने टाइगर कम कैसे बता रहे हैं, क्योंकि 1900 के आसपास तो लोग बोलते हैं 1 लाख टाइगर थे इंडिया में। 80 कोई बोलता है 80,000, कोई बोलता है 40,000, लेकिन 40,000 से कम कोई नहीं बोलता। तो कहाँ 1900 और मतलब 40-50 साल, ये जो थे अपने लॉर्ड लिनलिथगो थे, ये थे 1942 तक थे वाइसरॉय, तो उसके पहले इन्होंने बताया था। यानी 40 साल के अंदर 40,000 टाइगर से 3,000 बचे थे। आज भी इंडिया में उतने ही टाइगर है जिम कॉर्बेट ने जो अंदाज़ा लिया था उस टाइम पे, या शायद आज ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने एक दूसरे वीडियो में बताया दोस्तों कि जिम कॉर्बेट इंडिया वापस आना चाहते थे, और जब वो गए भी थे तो इसी मूड से गए थे कि शायद वो वापस लौट आएंगे। लेकिन वो सरकमस्टेंसेस, जिनको भी उन्होंने लेटर लिखा था, उन्होंने बोला था कि लोग नहीं चाहते कि आप यहाँ पे आएँ। और वहाँ पे जिम कॉर्बेट को केन्या सूट नहीं कर रहा था। वो गए तो हमेशा बीमार ही रहते थे। एक बार उनको निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ज़्यादातर बीमार ही रहते थे। और 19 अप्रैल 1955 को उनको हार्ट अटैक आया और उसी दिन उनकी जान चली गई। अपने मरने से 2 दिन पहले एक किसी से मिले थे, और उन्होंने जो लाइन बोली थी वो बाद में एक गाने की भी लाइन है कि ज़िंदगी का हर दिन ऐसे जियो जैसे कि वो आखिरी हो। इवन मैगी ने उनसे बोला था कि यहाँ से कहीं और चलें क्या, यहाँ तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है। तो जिम कॉर्बेट ने जवाब दिया था कि कहीं तो रहना ही पड़ेगा, तो यहीं ठीक है। देखिए दोस्तों, पिकॉक आ गया है यहाँ पे। ये, और अभी बुआ जी मुझे बता रही हैं कि वहाँ पे लेपर्ड के पग मार्क हैं पूरे में। ये जो बोल रहे हैं जो कमरा है इसके पीछे का जो रास्ता है इसमें। तो अभी नहीं, मैं कल कैमरा सेटअप करने जाऊँगा, जहाँ वो पिकॉक बैठा है उसके पास में ही लगाता हूँ, तब लगा दूँगा। वो कह रही ऐसे ही जाने के निशान थे, तो वो किस्मत अपनी 2 कदम आगे ही चलती है। तब निशान है जब वहाँ कैमरा नहीं लगा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, तो कल लगा दूँगा। आज रात को पूरा चार्ज करूँगा उसको, क्योंकि 3-4 दिन से वो रखा है कमरे में, उसका बटन भी ऑन है। तो 3 दिन की बैटरी तो ख़त्म हो गई, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आज मैं नहीं गया था वीडियो अपलोड करने, लेकिन कल जाऊंगा। लेकिन उसके पहले सुबह मैं वो कैमरा सेटअप कर दूंगा। जिस दिन दोस्तों कॉर्बेट को हार्ट अटैक आया तो मैगी ने बताया था बाद में कि बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हुआ उनको, और बहुत ज़्यादा दर्द था। उसी दिन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन्होंने बहुत ही बहादुरी के साथ उस दर्द को सहा था, और मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकाली। दर्द उनके चेहरे पे साफ नज़र आ रहा था, लेकिन वो चिल्लाए नहीं थे। जिस दिन जिम कॉर्बेट की डेथ हुई थी उसके एक दिन पहले 18 अप्रैल 1955 को अल्बर्ट आइंस्टीन की डेथ हुई थी। तो जो खबर इंडिया में छपी आइंस्टीन की डेथ की, फ़ौरन सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पे था। 48 घंटे तक जिम कॉर्बेट की खबर बिल्कुल दबी रही। उसके बाद फिर खबर आई, और जिम कॉर्बेट ने, जैसे मैंने पहले बताया था, उन्होंने कहा था कि हिंदू रीति रिवाज से वो अंतिम संस्कार चाहते थे। उन्होंने अपनी विल में भी लिखा था कि अगर संभव हो तो, इफ़ प्रैक्टिसेबल। तो केन्या में ये संभव नहीं था उस टाइम पे, लेकिन बाद में मैंने बताया कि मैगी का अंतिम संस्कार ही हुआ था। उनकी अस्थियां कब्र में दबाई गई थी जिम कॉर्बेट के बगल में। और हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से पैसे बांटने का मंदिरों में इन्होंने बोला था। तो मैगी ने 1,000 रुपये भेजे थे बांटने के लिए, 1,500 रुपये भेजे थे जगत सिंह को ट्रैवलिंग करने के लिए। जितने टेनेंट थे उनके ज़मीन के सबको 50-50 रुपये दिए थे। जो रुद्रप्रयाग का टेंपल था उसके लिए 1,000 रुपये भेजे थे। और वो सभी धर्मों का ध्यान रखते थे। तो जो काला डूंगी में मंदिर था उसको 500 रुपये, और जो मस्जिद थी उसको भी 500 रुपये दिए। और क्योंकि मैगी बड़ी सख्त हिसाब किताब में थी, तो उन्होंने कहा था कि जिसको भी जो जो सामान दोगे मुझे हर चीज़ की रसीद चाहिए, किसको कितना पैसा मिला। अच्छा, जिम कॉर्बेट वापस इंडिया आना चाहते थे। 1948 में उन्होंने एक लेटर लिखा था रामदत्त सती जी को, जो कि काला डूंगी में कपड़े की दुकान चलाते थे। उन्होंने पूछा था भाई कि सरसों की फसल कैसी है, कहीं ओले गिरने की वजह से ख़राब तो नहीं हो गई।
दूसरा उन्होंने पूछा था कि रामनगर और हल्द्वानी के बीच में जो बस सर्विस चलती थी, लॉरी सर्विस, वो अभी चल रही है कि नहीं चल रही। और उन्होंने ये बोला था कि राम सिंह ने दुकान बनाई कि नहीं बनाई, जो मैंने उसको पैसे दिए थे। और राम सिंह से बोल देना कि जब मैं इंडिया आऊँगा तो मुझे अपना घर सही हालत में चाहिए और बगीचा भी सही हालत में चाहिए। और जिम कॉर्बेट जब गए थे तो बताते हैं कि उन्होंने गर्नी हाउस के अंदर, ज़मीन के अंदर अपने हथियार गाड़ दिए थे। और कहाँ गाड़े थे ये पता था सिर्फ जगत सिंह नेगी को। और 1951 में उन्होंने एक लेटर लिखा था कि मैं इंडिया आना चाह रहा हूँ, अगर हमारी तबीयत ठीक रही तो मैं आऊँगा। और हेली पार्क की हालत क्या है, हेली पार्क मतलब जो आज कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कि उसकी हालत कैसी है। और मैं बिजरानी और मलानी जाना चाहता हूँ, और शायद भाभर भी। और वो शायद ऐसा इसलिए था कि उस टाइम पे वो लिख रहे थे जंगल लोर बुक, और उसके लिए उन्हें कुछ फोटोग्राफी करनी थी, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि मैं बिजरानी और मलानी फ़ोटो खींचने के लिए जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो जिम कॉर्बेट जब इंडिया छोड़ के जा रहे थे या जब इंडिया छोड़ के चले गए थे उसके बाद की। आगे के जंगल पॉडकास्ट में और जिम कॉर्बेट के बारे में कुछ ना कुछ एपिसोड बनाता रहूँगा। इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।